हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर की क्लास जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये आपका बीटीसी में एक पेपर होता है जिसका 50 मार्क्स होता है। इसमें हम बात करेंगे जैसे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो संविधान या प्राविधान बनाए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 21, 29 और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी क्या क्या संस्तुतियाँ की गई हैं। बच्चों के अधिकार, निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कुछ आयोग और समितियों के बारे में, जैसे हमारा कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, NCF 2005 और NCFT 2009। NCFT शिक्षक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाई है वो होती है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए जो जो परियोजनाएं चलाई गई हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में बात करेंगे। हमारा मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो होता है, छात्रवृत्ति वितरण और कई सारे प्रोत्साहन योजना है जो निःशुल्क पाठ पुस्तक और गणवेश यानी कि हमारी यूनिफॉर्म वितरण हो गई, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। पेपर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कई सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। जितना अगर आप टीचिंग के सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका ये टेट में भी काम आएगा, सुपर टेट में भी काम आएगा, और अगर आप KVS NVS दे रहे हैं और उस पर भी आपका काम आएगा। कुछ कार्यक्रम तो आप लोगों को पढ़ाने ही है। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास कौन कौन से हैं। 21, 29 और 45 के अंतर्गत कौन कौन सी संस्तुतियाँ की गई। जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अनुच्छेद और पदों की जानकारी देना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है, 2009 अवगत कराना। बाल अधिकार क्या है और इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता होती है। कि क्या कहा जाता है कि हमारी पहली सीढ़ी होती है जिसे हम सफलतापूर्वक पार करके कोई भी राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ठीक है। चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का होता है उतना ही किसी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधि का नहीं होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत में भी बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनका दायित्व स्वीकार करना है। इसलिए संविधान सभा जिसने देश के संविधान का विकास किया, जैसे हमने बात की है, जैसे हमारा ये सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो इसके दूरगामी परिणाम भी थे। ऐसे हटेगा। दोस्तों मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट क्लास है मेरी, तो कुछ बहुत उतार चढ़ाव तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं कर लूँगी। जैसे ये है हमारा समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची में हम बात करेंगे जैसे कि विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार की नीति और कानून बनाने का अधिकार है। सबसे मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। मुख्य बिंदु जैसे हमारा एक ये बात क्या कही गई है, चलिए हाईलाइट करते हैं कि भारतीय संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बंद है जिसका शिक्षा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। मतलब हमारे जो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय के 10 वर्ष की अवधि में बच्चे हमारे 6 से 14 वर्ष तक होते हैं, उसी के 10 साल तक उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य के अनुसार अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के किस में होता है, 51 की के अनुसार इसमें हर एक अभिभावक संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। कुछ प्रमुख बिंदु पे बात कर लेते हैं। प्रमुख बिंदु हैं हमारे जैसे सन
प्रमुख बिंदु हैं हमारे, जैसे ये सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान में 1976 में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शिक्षा संबंधी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व होगा, ये कहा गया। और दूसरा ये कहा गया कि भारतीय संविधान में अनेक उपबंध और धाराएं हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। ये उपबंध संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के में सम्मिलित है। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 21 के का में कहा गया है। इसमें देश क्या कहा गया है, मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। मेन पॉइंट्स है, जैसे मेन पॉइंट हमारे यहाँ पे है इस भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान 45 में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया। परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम को 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत और अनुच्छेद 21 को जोड़ करके बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। ठीक है। दूसरा बात करेंगे कि इतना ही बात की गई कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, आपको इतना याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का योगदान करेगी। कौन करेगी, केंद्र और राज्य सरकार के दायित्व में। और अगर अध्याय पूछा जाए तो अधिनियम में किस कहा गया, अध्याय 7 में, और कौन सा खंड है, 38। ठीक, 7 अध्याय और 38 खंड। ठीक, ये याद रखना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 21 में कहा गया है। ठीक, कब हुआ, अगर इस अधिकार को बनाने का यह है कि कब बनाया गया, 4 अगस्त 2009 को बनाया गया। मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी आपको, आप परेशान मत होइए, क्वेश्चंस भी देंगे हम। हाँ, दूसरा हम बात करते हैं कि स्कूल को परिभाषित करने के लिए 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। एक है हमारा सरकार द्वारा स्थापित नियमित स्कूल, दूसरा अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, तीसरा है ये है और विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय केंद्रीय विद्यालय हो गए, और कुछ हमारे अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल्स भी हैं इसमें। हाँ, फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसको किसको है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा, ऊपर बात करते हैं, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की उम्र पर किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। डीपली पढ़िए। देखो, मेरा ये नोट्स पढ़ाने का मतलब बस इतना ही है। मेरे पास ये डाइट की बुक है, इसको पढ़ाने का बस इतना मतलब कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेते हो, और डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन कराने लगे तो टॉपिक्स का क्या मतलब है, आप नहीं पढ़ पाओगे। डीप चीज़ें तो हैं, वो तो आपको नॉलेज ही नहीं होगी। तो उसे हम कक्षा के स्तर पर क्या बताया है कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क शिक्षा पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार भी नहीं किया जाएगा, और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा। ठीक है। कहा गया है कि उसे कक्षा में निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, और साथ ही ये है कि अगर वो मतलब प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। कोई अगर विद्यालय कहता है कि नहीं हम इसका प्रवेश नहीं लेंगे, तो ये गलत है। उसको प्रवेश लेने से इनकार कोई भी नहीं कर सकता, विद्यालय से निकाला भी नहीं जाएगा और ना ही रोका जाएगा। ये उसका कानूनी अधिकार बन गया है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो बाद की पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। ठीक है। फिर ये भी कहा गया है एक पॉइंट कि जैसे बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर दाखिला लेना है, जैसे ट्रांसफ़र लेना है,
तो यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का भी अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी। उसे इसमें देरी करने पे भी प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कोई भी कार्यवाही भी कर सकते हैं जिसे स्कूल में स्थानांतरण हो रहा है। टीसी को अगर देर से प्रस्तुत करने के लिए प्रवेश देने से इनकार करके टीसी आप नहीं लेके आए तो मैं आपका एडमिशन नहीं लूँगा, तो केवल टीसी के आधार पर उसे नहीं रोका जाएगा। ठीक है, टीसी अगर नहीं भी है बाद में आप टीसी ले सकते हैं, सबसे पहले बच्चे का एक अधिकार है कि आप उसे प्रवेश दें। दूसरी हम बात करते हैं कि इस अधिकार नियम के लागू होने के 3 साल के अंदर ही सरकार और स्थानीय सरकार पड़ोसों का स्कूल भी स्थापित करना होगा। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का भी प्रावधान करें। मतलब जिन स्कूलों के पास मतलब कहते हैं कि जिन स्कूलों के पास इन बच्चों के प्रवेश लेने के लिए कुछ भी नहीं है कि कहाँ बैठाया जाए, कि कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए, तो इसके लिए केंद्र सरकार के बस उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसके लिए धन का भी प्रबंध किया जाए कि कहाँ बच्चे बैठेंगे, क्योंकि बच्चे को केवल स्कूल में दाखिला नहीं देना है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं जो ज़रूरत होती है और उसमें मनी की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये कही गई है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी और केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करेगी और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड भी लागू करेगी। जैसे नवाचार, अनुसंधान, नियोजन क्षमता के विकास को भी प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार को कई तकनीकी सहायता और संसाधन भी उपलब्ध कराएगी। किसका काम है ये? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के कई सारे काम हैं, जैसे सबके लिए अनुसंधान और नियोजन क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी सहायता संसाधन के लिए वो जो भी व्यवस्थाएं होगी वो केंद्र सरकार के अंडर में आएंगी कि वो इसका निर्धारण करे और उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराएं। दूसरा ये भी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का जो निश्चित प्रतिशत है वो राज्य सरकार को अनुदान के तहत भी प्रदान करेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य और स्थानीय सरकारें जो हमारी होती हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रवेश और उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक सुनिश्चित करेगी। पड़ोस में विद्यालय की सुविधा भी सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। दूसरा, विद्यालय भवन की व्यवस्था करेगी। शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालय के कामकाज की भी निगरानी करेगी। दूसरा, हम बात करते हैं कि प्रत्येक जो अभिभावक हैं उनका दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं और 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करें और सरकार बच्चों के आरंभिक देख रेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक ही स्कूल शिक्षा जैसे चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए। दूसरा, स्कूल और शिक्षकों के ये दायित्व हैं। क्या दायित्व हैं स्कूल और शिक्षकों के? कि सरकारी विद्यालय जैसे हमारे का 25% स्थान जो है आरक्षित करना होगा वो पहली कक्षा में। जो हमारे निर्बल समुदाय के बच्चों आते हैं उनके लिए 25% स्थान आरक्षित करना होगा। जैसे कोई भी विद्यालय अगर ना तो कोई अनिवार्य दान लेगा और ना ही कोई चंदा लेगा, ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। जैसे कौन सी प्रणाली है कि जैसे प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा दान लेने की ये स्थिति है तो उसे 10 गुना अर्थ दंड भी देना पड़ेगा। अगर कोई भी विद्यालय ले रहा है प्रवेश के समय चंदा दो भाई, दान दो, मुझे इस ट्रस्ट में देना है, तो ये इसका अगर कोई कहता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसको दंड का प्रावधान भी किया गया। चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 रुपये और इसके बाद अपनाएगी हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये का भी दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो इसे कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी और इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। क्लियर?
दूसरा है कि क्या कह रही है कि सरकार बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रमाण पत्र के अभाव में कोई भी बच्चे को प्रवेश से नहीं इनकार किया जाएगा। कहा है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, मृत्यु या विवाह कुछ भी बाय द वे होता है, तो उसको किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, ना ही स्कूल में निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। क्लियर? किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर जो भी नियम है उनके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि अनुदान ना पाने वाले जो निजी स्कूल हैं उनका सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का भी गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य जो होंगे वो अभिभावक ही रहेंगे। जैसे वंचित वर्ग के जो बच्चे आगे महिलाएं उसमें उसका प्रतिनिधित्व करेंगी, यही है। और स्कूलों के जो कार्य हैं उनका अनुश्रवण भी करना पड़ेगा। दूसरी बात करती है कि स्कूल विकास की योजना बनाना संस्तुति करेगी। स्थानीय सरकार और अन्य कहीं से भी प्राप्त अनुदान के खर्चों का भी अनुसरण करना पड़ेगा। अन्य सुझाए गए कार्यों को भी करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे? नियमित समय से स्कूल में उपस्थिति हो, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाएं और समय से उसको पूरा भी करें। निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, जो भी समय दिया जाए। प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता, जैसे समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट समय समय पे किया जाए, जिसे टर्म टेस्ट कहते हैं। और नियमित अभिभावक बैठक, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग करें, बच्चे को नियमित कहें कि वो आएँ, सीखें और समय समय पर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएं। इसके अतिरिक्त बताए गए जो दायित्व हैं उनको भी निभाएं, जो हमने ऊपर बताए हैं सारी चीज़ें। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत 6 महीने के बाद सरकार स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, शिक्षक छात्र का अनुपात और गैर शैक्षणिक कार्य। और ये भी कहा गया, जैसे अभी भी यही चल रहा है कि बच्चों लोगों को जनगणना में, चुनाव में ये बनाओ, अभी जैसे BLO की ड्यूटी लगा देते हैं, तो इन सब से भी हटाया गया है। लेकिन सरकार करेगी वही, हटाया गया। हम लोग भी शिक्षक बनेंगे तो हम लोग के लिए भी यही है कि हाँ, ये सब करना ही पड़ेगा। दूसरा है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। जैसे संविधान के निहित मूल्यों की अनुरूपता हो, बच्चों का समग्रता में विकास हो, बच्चे की ज्ञान संभाव्य क्षमता और प्रतिभा का भी विकास हो, शारीरिक और मानसिक योग्यता का सीमा तक का विकास हो, बाल केंद्रित में जो भी क्रियाकलाप कराए जाए और उनको अन्वेषण यानी कि खोज कराए जाएं, उनके माध्यम से वो कुछ सीखें। जैसे बाहर के वातावरण में उन्हें ले जाए, उससे कुछ नया सीखें। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में ही रखें। बच्चों की भाषा जो भी उनकी स्थानीय भाषा हो उसमें रखें। बच्चे को किसी भी प्रकार के भय मतलब विचारों को उनको खुलकर व्यक्त करने दें। भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। उनको ये डराएं धमकाएं नहीं कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तुम तो कभी नहीं पढ़ाते हो, पढ़ के आते हो, याद नहीं करके आते, ये सब नहीं करें। उनको सीखने दें। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन है कि जो अगर बच्चा फेल होता है तो क्या बच्चा फेल हो गया? नहीं, बच्चा अगर फेल हो गया तो उसने कुछ सीखा, है ना। फेल होना कोई ये नहीं है कि वो हार गया या दंड है, दंड का प्रावधान या डर का प्रावधान, ये सब नहीं। बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चे की ज्ञान की समझ व्यवहार में लाने की योग्यता की जाए। और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए पहले किसी भी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना ज़रूरी नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके प्रारूप पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इतना हमने बात की। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम